कोई भी रिएक्शन अगर लिखा हुआ है तो उसमें कितना चार्ज यूज होगा, कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उसको पता लगाने के लिए हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि आपको फैराडे की रिक्वायरमेंट देखती है अगर इक्वेशन के थ्रू, तो आप कैसे देखते हैं। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये बना रहा है कॉपर +2 और SO4- और हमें कॉपर डिपॉजिट कराना है। तो रिएक्शन हम लिखेंगे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा कॉपर सॉलिड। इस तरीके से डिपॉजिट होगा क्योंकि +2 का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन में -2 यूनिट होगी, तो +2 -2 मिलके क्या कर देगा, 0 चार्ज, सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस रिएक्शन को लिखते हैं, अगर 1 मोल आपका कॉपर +2 है तो इसको हम बोलते हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन की बात होती है। अगर ये 1 मोल कॉपर +2 है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे और ये क्या बनेगा, 1 मोल कॉपर सॉलिड बनेगा। अब अगर चार्ज के टर्म्स में इसको लिखना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं 2 फैराडे चार्ज। ये हमने अपने मन से नहीं लिखा, ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है, तो उसके हिसाब से निकला है कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही फैराडे चार्ज आपका लगता है। तो अगर आपसे बोलें कि कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट करना है, मतलब कॉपर का 63.5 ग्राम अगर डिपॉजिट करना है, मोलर मास इसका ग्राम एटॉमिक मास 63.5 होता है, इतना अगर डिपॉजिट करना है तो कितने फैराडे लगेंगे, 2 फैराडे लगेंगे। तो 63.5 ग्राम कॉपर के लिए फैराडे कितने रिक्वायर्ड हैं, 2 फैराडे। मान लो किसी क्वेश्चन में बोले कि आपको 1 फैराडे ही हम दे रहे हैं, तो कितना बनेगा फिर अमाउंट, 63.5/2 बन जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में बोले हम हाफ फैराडे दे रहे हैं तो कितना बन जाएगा, 63.5/4 हो जाएगा, है ना। उसके फैराडे के अकॉर्डिंग अमाउंट डिसाइड होगा। जैसे हमने बोला कि x फैराडे हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, x फैराडे, तो आ जाएगा 63.5/2 मल्टीप्लाइड बाई x। अगर x फैराडे तो इसमें x का मल्टीप्लाई होगा, 1 का निकाल लीजिए और 1 के बाद जितने फैराडे है उसके हिसाब से निकाल लीजिए। क्लियर है पॉइंट, किसी इक्वेशन में फैराडे कैसे निकालेंगे। डन डना डन डन। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट की। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड की और उसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें 3rd नंबर में हम लोग कौन सा लिख रहे हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका है, NaCl का। NaCl का सॉल्यूशन डाइल्यूट, और ब्रैकेट में लिख लो आपका इलेक्ट्रोड, इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इनर्ट। अब देखो रिएक्शन तो आपको पता ही चल गई है कि अगर Na+ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड बनाएगा, अगर ये रिएक्शन होगी। अगर आपका रिएक्शन देता है H+ तो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा H2। अगर रिएक्शन होती है आपकी किसकी, Cl- की, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, गैस Cl2 गैस बना लेगा। अगर रिएक्शन OH- की होती है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, वाटर बना लेता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये 4 रिएक्शन की ही पॉसिबिलिटी है, पर होंगे क्या, 2 ही रिएक्शन होंगे, एक कैथोड पे होगा और एक
एनोड पे होगा। तो जब वेरी डाइल्यूट वाला हम लोग लेते हैं तो केवल आपका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन का, और एक होता है रिएक्शन आपका ऑक्सीजन गैस का। एक ये वाली रिएक्शन होती है और एक ये वाली रिएक्शन होती है, ये वाली नहीं होगी। इसका मतलब सोडियम और H प्लस में से क्या हो गया, H प्लस यूज हुआ, और इसमें से क्या यूज हुआ, OH माइनस। वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है कि आपने वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा ले लिया है, Cl माइनस का अमाउंट इतना कम है कि वो पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं कर पा रही है और Cl2 डिपॉजिट नहीं हो रही। इसका मतलब अगर NaCl बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट वही बनेंगे जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से बनेंगे, है ना। वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है, आपको बोलते हैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इसमें 1 ड्रॉप एसिड डाल करके, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट यही बनते हैं, हाइड्रोजन बनती है और ऑक्सीजन बनती है। मतलब यही दो रिएक्शन होते हैं वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में। तो इसका मतलब NaCl अगर बहुत डाइल्यूट ले लिया आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, Na और Cl का कोई मतलब ही नहीं है, कौन रिएक्ट करेगा, H प्लस और OH माइनस। यानी ये रिएक्शन इक्विवेलेंट हो जाएगी किसकी, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस। नीचे स्टार बना के पॉइंट लिख लेना, ये वाला H2O वाला। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे हो नहीं पाती, उसमें 1-2 ड्रॉप एसिड डालते हैं कंडक्शन बढ़ाने के लिए। हो गया। फोर्थ केस है, जब एक्वस NaCl सॉल्यूशन ले लो और मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करो। मरकरी इलेक्ट्रोड जो होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक्टिव कहते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको इनर्ट बोलते हैं। तो मरकरी इलेक्ट्रोड इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड। इसमें रिएक्शन, अच्छा ध्यान रखिएगा, मरकरी अगर कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है ना तो वो मेटल से ही एसोसिएट होगा। तो याद रखने का तरीका ये है कि फिर यहाँ पे Na प्लस डिपॉजिट होगा। क्या डिपॉजिट होगा, Na प्लस। तो एक रिएक्शन तो ये वाली हो जाएगी, Na सॉलिड बनता है, और ये जो मरकरी होता है इस मरकरी के साथ मिल करके ये बनाता है NaHg, जिसको हम बोलते हैं सोडियम अमलगम। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल अगर मरकरी में डिसॉल्व हो जाती है, मरकरी लिक्विड होता है, मरकरी में डिसॉल्व हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब उसका अमलगम बोलते हैं। जिंक डिसॉल्व होगा तो जिंक अमलगम, सोडियम डिसॉल्व हो रहा है तो क्या बनेगा, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम बनता है। तो H प्लस तो होगा नहीं, Na की रिएक्शन हो गई तो H प्लस होगा नहीं, तो क्या बनेगा H2O तो बनने के चांस है नहीं। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन होगा Cl2 वाला, तो आपको कैसे कैसे याद रखना है, आपको सीधे बस याद रखना है वेरी डाइल्यूट NaCl इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्रोडक्ट याद रखने हैं H2 एंड O2, और पूरी कहानी नहीं याद रखनी है। अब ये 2-4 बार ये रिएक्शन लिखेंगे तो खुद आपको याद हो जाएंगे, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। जैसे अगर एक्वस NaCl आपने लिया, मरकरी इलेक्ट्रोड ले लिया, मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ क्या बनेगा, सोडियम अमलगम लास्ट में बनेगा, पहले सोडियम सॉलिड बनेगा, और इसमें दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्लोरीन। वेरी डाइल्यूट में पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से H2O2 बनते हैं, इससे भी यही बनता है।
मरकरी ले लिया तो सोडियम अमलगम प्लस Cl2। कोई भी मेटल अगर मरकरी में डिसॉल्व हो जाती है तो क्या बनाती है? अमलगम बनाती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमलगम। NaCl के खत्म हो गए। कॉपर सल्फेट का कोई कराया था? H2SO4 का करा दें। H2SO4 का कई बार पूछा है नहीं। कितने गया? Aqueous H2SO4 using inert electrode. Aqueous H2SO4 using inert electrode. दो रिएक्शन की बात कर रहे हैं। Aqueous H2SO4 using inert electrode. H2 and O2 बनेंगे प्रोडक्ट। Aqueous H2SO4 using inert electrode। क्या बनेंगे प्रोडक्ट? H2 और क्या बोला? एक्वस है, पानी भी है। इसका मतलब रिएक्शन कौन सा हो रहा है आपका? H2SO4 से H+ मिलेगा, पानी से भी H+ मिलेगा। दोनों क्या बना देंगे? H2 बना देंगे। और आपका वाटर से मिलेगा OH-, वो क्या बनाएगा? O2। ठीक है, तो एक्वस H2SO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड से क्या बनेगा आपका? H2 and O2। एक रिएक्शन और था इसमें, उसको क्यों नहीं मेंशन किया इन्होंने? जो मैं बताना चाह रही थी वो तो है नहीं। सब में इस रिएक्शन को काट। देखो, इसमें 3 रिएक्शन होते हैं। एक H2SO4 टूटेगा, एक आपका H2O टूटेगा, H2O टूटेगा H+OH- बनाएगा, है ना? इसके रिएक्शन तो अब आपको पता ही चल गए। ये बनाएगा हाफ H2, OH- की ये वाली रिएक्शन है 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ये रिएक्शन है ना। H2SO4 की एक अलग रिएक्शन है, थोड़ा सा वो याद रखते हैं। जैसे मान लो 2 मोल्स H2SO4 अगर आपने ले लिया तो ये बनाता है 4H प्लस S2O8 माइनस 2, S2O8 माइनस 2 आयन बनाता है। ये वाला आयन बनाता है S2O8 माइनस 2। S2O8 माइनस 2 का नाम है पर करके कोई नाम है, अच्छा सा, क्या नाम है यार? नहीं, थोड़ी सी गलती हो रही है। यहाँ तो यही बनेगा, यहाँ तो यही बनेगा।
ये SO4 -2 से फिर बनता है S2O8 -2। SO4 -2 से फिर जाकर के क्या बनता है S2O8 -2। ये दो अगर ले ले इसके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज कर देता है और बना लेता है S2O8 -2। कहाँ? इधर? हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये इसको रिएक्शन 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो और इसको लिख दो रिएक्शन 3। तीन ही चीजें हैं। वाटर से H प्लस और OH माइनस मिल रहा था, H2SO4 से H प्लस और क्या मिल रहा था SO4 -2। तो ध्यान रखना है, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है मतलब बिलो 50% है, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है बिलो 50% है, तो कौन से रिएक्शन होंगे 1 और 2। पहला रिएक्शन अगर देखो तो H प्लस है, H प्लस जा रहा है पॉजिटिव, यानी कि ये रिएक्शन किस पे होगा कैथोड पे होगा। और दूसरा माइनस वाला रिएक्शन है तो ये किस पे होगा एनोड पे। तीसरे रिएक्शन की अगर बात करो तो तीसरे में भी माइनस वाला चार्ज है तो ये भी किस पे होगा एनोड पे। तो ध्यान रखना है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड, एक बार ये वाला पूछा है एग्जाम में, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अबव 50% या क्वेश्चन में लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का सोल्यूशन है ना, तो आपको ये बताना है कि 1, 2 और 3 तीनों रिएक्शन होंगे, मतलब एनोड पे 2 रिएक्शन होंगे। एनोड पे एक तो H2O8 -2 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा ये वाला OH वाला। H2SO4 वाले की खास बात यही है, ये याद। इसका क्वेश्चन मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। कहाँ से लाएं? अब देखो, जैसे मान लो किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा हो कि H प्लस भी यूज हो रहा है और OH माइनस भी यूज हो रहा है, मतलब H2 भी बन रही है और O2 भी बन रही है, दोनों चीजें अगर बनेंगी तो सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन किसी सोल्यूशन में मान लो H प्लस सोल्यूशन में रहता है और OH माइनस ही वाली ही रिएक्शन हो रही है, केवल H प्लस वाला रह जाता है, इसका मतलब जिसमें Na प्लस या Cu+2 वो जाकर के डिपॉजिट हो रहा है उसमें H प्लस रह जाएगा। तो अगर H प्लस सोल्यूशन में रह जाता है तो इसका मतलब सोल्यूशन के नेचर को वो कैसा बना देगा एसिडिक। ठीक, अगर किसी रिएक्शन में एक्वस सोल्यूशन है और OH माइनस रह जाता है, OH माइनस वाली ये वाली रिएक्शन नहीं होती है ना, कोई और दूसरा माइनस आयन हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पे OH माइनस सोल्यूशन में बना रहेगा, वो डिपॉजिट नहीं हुआ जा करके कुछ और नहीं बनाया, तो उसमें सोल्यूशन कैसा बन जाएगा बेसिक। अगर दोनों यूज हो जा रहे हैं तो सोल्यूशन न्यूट्रल सा होगा। सोल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल सा। तो कभी कभी आपसे पीएच के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं या पीएच की इंफॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट देखेंगे और प्रोडक्ट के हिसाब से सोचेंगे कौन सी चीज यूज हो रही है कौन सी चीज नहीं यूज हो रही है, जो नहीं यूज होगी उसके हिसाब से पीएच हो जाएगा। अगर सोल्यूशन बेसिक है OH माइनस है तो पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, और अगर सोल्यूशन में H प्लस रह जाता है तो पीएच विल बी लेस देन 7, और अगर दोनों H प्लस OH माइनस दोनों यूज हो रहे हैं तो पीएच अप्रॉक्स क्या होगा न्यूट्रल के बराबर 7 के आसपास। क्लियर है इतनी बात? पक्का? नोट कर लिया सबने? फिफ्थ नोट कर लिया? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
ब्रैकेट में लिख लो यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो दो ही प्रोडक्ट है, एक तो कॉपर सॉलिड बनेगा और दूसरा बनता है आपका O2। कॉपर सॉलिड का मतलब क्या हुआ, कॉपर +2 और H+ में विनर कौन हो गया, कॉपर, और OH- और SO4- में विनर कौन हो गया, OH-। OH- से O2 बनेगी और कॉपर +2 से क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। तो प्रोडक्ट क्या है आपके, कॉपर सॉलिड है और क्या है, O2। Na2SO4 तो पूछा नहीं कभी इन्होंने, छोड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख लो, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है और एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर दिया। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इसमें आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर दिया है कॉपर। एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। कॉपर एक्टिव मेटल है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कैथोड और एनोड दोनों पे जो रिएक्शन होता है, दोनों रिएक्शन कॉपर के ही होते हैं। सोल्यूशन में भी कॉपर है और आपका किस में कॉपर है, आपका इलेक्ट्रोड भी कॉपर का है, तो इसमें दोनों ही रिएक्शन कॉपर के ही होंगे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कॉपर की लिख दीजिए और रिडक्शन की लिख दीजिए। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर सॉलिड कहाँ से आया, कॉपर के इलेक्ट्रोड से आया। और रिडक्शन होगा कैथोड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यानी एनोड पे आप कह सकते हो इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड विल डिसॉल्व, कॉपर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो रहा है। एनोड पे कॉपर जो सॉलिड था वो कॉपर +2 बना के सोल्यूशन में जा रहा है ना, इसका मतलब डिसॉल्व हो रहा है। और कैथोड पे कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा, कह सकते हैं ऐसा। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो दोनों रिएक्शन क्या होगी, कॉपर की होगी। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन का रिएक्शन लिख देंगे। इनर्ट में क्या बनाए थे हम, कॉपर बनाए थे और क्या बनाए थे, O2 ऑक्सीजन। ठीक है,
इतने कुछ डेटा याद करेंगे। आगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दिया, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्यों पढ़े, ऑर्गेनिक में आपको कराएंगे। एक बार कोई H2SO4 पे सवाल पूछा था, वो सवाल मिल जाता तो मजे आ जाते, पर ना मिल रहा है तो कोई नहीं, चलो। हाँ हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है ना, बताया तो। कम होगा, कम होगा, वो डिपॉजिट होगा, लेकिन एक्वस आपका इसमें और भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, केवल एक वही नहीं, काइनेटिक्स काम करती है, थर्मोडायनेमिक्स भी काम करती है। याद इसीलिए करना पड़ रहा है, अगर सिंपल रूल से चलता तो एक रूल बता देते, काम बन जाता। चलिए, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिख लिए। इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होगा, उस सेल में की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, उसका कंडक्टेंस कितना होगा, कैसे हम लोग उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये सारी चीजों को मेजर करेंगे, उनके क्या क्या फॉर्मूला है, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है, उन पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो अब अपना चैप्टर का थोड़ा सा अलग तरीके का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग डाल लीजिए कंडक्टेंस। अब चैप्टर का अपना अलग तरीके का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टॉपिक है अपना। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन, जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है तो उसको बोलते हो कंडक्टर, जो नहीं कराता उसको इंसुलेटर बोल देते हो, है ना। और कुछ ऐसे मीडियम से होते हैं, उनको सेमी कंडक्टर भी कह देते हैं हम लोग। तो ये जो कंडक्टर होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। जैसे कि आपके जो मेटल होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन मेटल में एक अच्छा एग्जांपल होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज्यादातर मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल का क्रिस्टल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। दूसरा जो कंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके सॉल्यूशन, जिनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन, जैसे NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गए। ये सब क्या होते हैं, जब आप इसमें करंट फ्लो कराते हो तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर +2 बनाएगा, और ये और क्या बनाएगा, SO4-2 बनाएगा, और ये जो आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए आयंस का यूज करेंगे, आयंस में ब्रेक होके कराएंगे, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और जो आपके इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक में मोस्टली मेटल्स आते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक में मोस्टली आते हैं आपके आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशंस, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशंस आते हैं। तो आप कंडक्टर और दूसरी कैटेगरी क्या थी, इंसुलेटर। कंडक्टर का क्या मतलब है, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट को
कंडक्ट कराएंगे, और इंसुलेटर वो होंगे विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रबर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके इंसुलेटर होते हैं। मेटल कंडक्टर में आती है। तो कंडक्टर के भी कितने टाइप बता रहे हैं हम, कंडक्टर के कितने टाइप बताए, 2 बताए। एक बोला मेटेलिक, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक। मेटेलिक ना बोल के क्या बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ करंट is electron. Conductor of current is free electron. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में कंडक्टर ऑफ करंट कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में मोस्टली क्या आ जाएंगे, मेटल्स एंड ग्रेफाइट भी कह सकते हैं, ग्रेफाइट नॉन मेटल में आता है। दूसरे आपके कौन से कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा किसके थ्रू, आयंस के थ्रू। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आयंस। आयंस में टूटेगा, आयन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इधर से उधर जाएगी। NaCl solution, copper sulfate solution, etc. NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब। तो आज हम लोग मेटेलिक कंडक्टर की बात नहीं करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जो सब्सटेंस हम लोग फिल करते हैं इलेक्ट्रोड के बीच में, जो सोल्यूशन फिल करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और उसी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो कैसे कंडक्ट करेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सब चीजें बात, ठीक है। नोट हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन में कौन है आज, मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं ना, मेटेलिक कंडक्टर में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो कि किसी मेटल का अगर क्रिस्टल है, तो मेटल का क्रिस्टल किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। उसमें मेटल के आयन होंगे M+, क्रिस्टल का मतलब होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस और सारी चीजें। ये मैंने 2D में दिखाया है, 3D में होगा, है ना। आगे भी M+ है, इधर राइट में भी M+ है, लेफ्ट में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, पीछे भी है। पूरा क्रिस्टल होगा इस तरीके से। और क्रिस्टल में क्या होंगे, बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बीच में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल में जो M+ होता है पॉजिटिव आयन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं कर्नल। क्या नाम देते हैं,
इन मेटेलिक क्रिस्टल M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरा एसोसिएशन होता है इसको हम नाम क्या देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं कर्नल। क्या नाम है? कर्नल। तो ये जो कर्नल है यही होता है आपका कंडक्शन का रीजन। रीजन ऑफ कंडक्शन इस कर्नल। कभी कभी पूछ लेते हैं मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्शन कौन कराता है? ठीक है, चलो। अब ये जो सेल है, इस सेल के हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जैसे मेटल का 10th में आपने पढ़ा होगा, कॉपर वायर, इस वायर उस वायर का रेजिस्टेंस आर पढ़ते थे ना, उसमें कौन सा लॉ लगाते थे? ओम्स लॉ लगाते थे, है ना? तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगा सकते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो R इज इक्वल टू V बाई आई से निकाल सकते हैं इसको। R को किससे निकाल सकते हैं? वोल्टेज बाई करंट से। होगा क्या? ये डेफिनेशन लिख लें, हिंड्रेंस बाई सॉल्यूशन ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called resistance। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने में जो हिंड्रेंस होती है, जो रुकावट होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है। तो सॉल्यूशन जो आप रुकावट पैदा करेगा किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, उसको क्या बोलोगे आप? रेजिस्टेंस। हिंड्रेंस बाय द सॉल्यूशन ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर निकाल सकते हैं V बाई आई से। यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी ओम। यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ओम को अगर MKS में निकालना हो तो निकाल सकते हैं। बता दीजिए क्या होगी? ओम को MKS में क्या निकाल सकते हैं? क्या यूनिट निकलेगी? जल्दी से निकालिए, आपका पोटेंशियल चेक कर रही हूँ। ओम को निकालिए MKS में। वोल्ट थोड़ी होती है MKS में। MKS में वोल्ट सुनी है? MKS में तो बेसिक यूनिट्स में तोड़ना होगा ना इसको। क्या बोल रही है? प्राख्या ऐसे ही करो तुम बस।
फिजिक्स का डब्बा गोल है तुम लोगों का? हाँ बोलो। केजी इंटू मीटर। इंटू एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग V बाई आई से। इशिका का शायद सही है, आपका शायद गलत है। चेक कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस निकालते हैं V बाई आई से। वोल्टेज होता है W बाई क्यू। W होता है आपका वर्क डन, है ना। वर्क डन होता है एफ एस। Q मल्टीप्लाइड बाई आई। F को तोड़ते हो M मल्टीप्लाइड बाई A। ऐसे तोड़ते हैं ना हम लोग, पता है कि नहीं। A को तोड़ सकते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T। क्या बना? Q चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। ये डेल्टा S हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये T है टाइम, और यहाँ पे चार्ज आएगा I मल्टीप्लाइड बाई T। तो I स्क्वायर T स्क्वायर बन जाएगा ना। Q इज इक्वल टू आई टी होगा, I स्क्वायर T स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन रही है अपनी यूनिट? क्या? एक्सीलरेशन को हमने किस में तोड़ दिया था? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये तो वेलोसिटी होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो टाइम का क्यूब कर देते हैं। तो मास हो गया केजी, डिस्प्लेसमेंट हो गया किसमें? मीटर स्क्वायर में, और ये क्या था? करंट था एम्पियर का स्क्वायर, और ये हो गया टाइम का क्यूब। ये आएगा, यही आया था आपका भी। क्यू था आपका चार्ज आई इंटू टी, और ए का आई पहले से प्रेजेंट था, V बाई आई वाला। ठीक है, कर लेंगे। R इज इक्वल टू वी बाई आई, तो एम्पियर तो पहले से था। V को थोड़ा W बाई क्यू, क्यू है चार्ज, तो उससे भी एक आई आएगा ना, आई इंटू टी। एक आई ऑलरेडी है, एक आई। थोड़ा दिमाग की बत्ती आप लोग जलाइए। ये केमिस्ट्री में नहीं आएगा, ये मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन आना चाहिए आप। डायमेंशन पूछ लेंगे तो ऐसे ही लड्डू जैसा मुंह बना के वहां बैठे रहिएगा। इजी सवाल में -1 करके आइएगा या तो, क्योंकि इसमें अगर जरा सी भी गलती हुई तो एम्पियर का स्क्वायर का क्यूब आप कब करेंगे? आपने एक कम बताया था ना, पता नहीं चलेगा। रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड नंबर पे कर रहे हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावट थी, कंडक्टेंस होता है जो आपको बताएगा कि कितना कंडक्शन हो रहा है ना। तो एक तरीके से हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज, डेफिनेशन भी यही है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। जी से डिनोट करते हैं इसको, 1/r आ जाएगा। G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r। यूनिट की अगर बात करो तो 1/ओम हो जाएगा। ओम इनवर्स हो जाएगा, ये इसी को बोलते हैं MHO मो। MHO मो। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मो। हमने नहीं बनाया है। खुश हैं आप?
इजी था फॉर्मूला R इक्वल टू V बाई आई, लेकिन इस चैप्टर में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो जो चलेगा वो बता दे। फिर से आ जाइए इसी पे, आपके पास जगह नहीं है तो कहीं इधर उधर जगह बना के कर। आर का फॉर्मूला, असली फॉर्मूला तो बताया नहीं। आर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे सोल्यूशन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहां से लोगे? मेटल होता है तो मेटल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, मेटल का कंडक्टर होता है ना, तो इसका कैसे लेंगे वो भी बता देते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिख लो। अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक आइन आता है, रो बोलते हैं इसको, R इक्वल टू रो L बाई ए। रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो हम नहीं जानते, हम पढ़ा। R डिपेंड करता है L के ऊपर, R डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो साइन आता है रो L बाई ए, और रो होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके है। तो R आ गया रो L बाई ए। तो अब आगे वाले पे आ जाते हैं, 1 बाई आर पे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? R हो गया रो L बाई ए। तो G की का फॉर्मूला क्या था? 1 बाई आर था ना, तो G का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा L। अच्छा सा बना दे थोड़ा। खुश है आप? G को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। G इज कंडक्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या था? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था? कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का इनवर्स अब करेंगे हम लोग कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। चलिए करते। थर्ड, कंडक्टेंस की यूनिट तो हो गई ना? कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, इनवर्स बातें नहीं करिए, इनवर्स, गरिमा सीधे बैठिए, ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग तो क्या बनता? आर था आपका रो L बाई ए, यही था आर ना, तो रो क्या बन जाएगा? आर ए बाई एल हो जाएगा। ये तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था। रेजिस्टिविटी की यूनिट बोल दीजिए जल्दी से, यूनिट बोलिए रेजिस्टिविटी की।
आर की ओम हो गई, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये मीटर कटेगा तो क्या बन जाएगी, ओम मीटर, ओम मीटर हो जाएगी ना। अब कंडक्टिविटी लिखिए, कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं जरा देख लो तो, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं कप्पा से। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं इसको, पढ़ते हैं कप्पा, के लिखा हुआ है, पढ़ते हैं कप्पा, के ही है। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा। रेजिस्टिविटी का इनवर्स है तो फॉर्मूला बना ले, कप्पा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/ρ बन जाएगा। रो क्या था, RA/L था ना, तो L ऊपर चला जाएगा, L/RA बन जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू L/RA, conductivity is L/RA, conductivity is called denoted by कप्पा। याद रखेंगे, हंसने की क्या बात है, अब है जो है सो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर थोड़ी सकते। रेजिस्टिविटी का एक नाम था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, कंडक्टिविटी का भी एक नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी का क्या नाम है, एक स्पेशल नेम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा इज इक्वल टू L/RA, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छोटू मोटू सवाल बोर्ड में भी आता है, मेंस में भी आता है। ठीक है, खुश है। यूनिट क्या होगी, क्या सोचते हैं आप, यूनिट क्या होगी इसकी, 1/, तो वो भी बोल सकते हैं मो मीटर इनवर्स, ये भी बोल सकते हैं ना। सही है, होम इनवर्स मीटर इनवर्स बोल सकते हैं ना, तो इसको मो मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो L मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, बहन कहाँ ध्यान है, कौन सा LG/A, हाँ लिखेंगे, अभी लिखेंगे, अभी सब लिखेंगे, टेंशन ना करो। कितने हो गए, इतने ज्यादा तो नहीं है, हो गया पक्का। शैतानी नहीं करो तुम लोग, यहीं पे लिख लो, अगली स्लाइड पे क्या लिखोगे, इन सीजीएस में कप्पा की यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे लिखते हैं एस सेंटीमीटर इनवर्स। ये MKS में थी, ये किस में हो गई, सीजीएस में।
क्वेश्चंस में आपको एस सेंटीमीटर इनवर्स में ही मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या मिलेगा आपको कप्पा, एस सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी मतलब, अरे ऐसे मत करो तुम लोग, ऐसे करेंगे टॉपिक रह जाएगा, फिर हंसते ही रहेंगे फिर। कुछ नहीं कर सकते हम, पढ़ा सकते हैं बस ऐसे बच्चे, इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे बात करते, क्या क्या पढ़ा हमने, रेजिस्टेंस पढ़ा, कंडक्टेंस पढ़ा, फिर रेजिस्टिविटी पढ़ा, और फिर उसके बाद क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी भी यहीं पे निपटा दी हमने, 4 हेडिंग में, 3 हेडिंग में 4 पॉइंट निपटा दिए। इसको चौथा भी लिख सकते थे तुम। चलो 5वें पे आ जाते हैं। 5वां है आपका सेल कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके लिए एक वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एक वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं जी स्टार। सेल कांस्टेंट क्या हो गया, जी स्टार। जी स्टार निकाला जाता है, किसी सेल का सेल कांस्टेंट निकालना है, जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए। जी स्टार क्या होता है, एल बाई ए। ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन था, कप्पा इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, एल बाई आर ए निकाला था ना, एल बाई आर ए निकाला था। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r और l बाई ए, ये निकाल रख सकते हैं ना। 1/r को हमने लिखा था g कंडक्टेंस, और l बाई ए को क्या लिख रहे हैं, g स्टार। कप्पा इज इक्वल टू क्या आ गया, g मल्टीप्लाइड बाई g स्टार, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। क्लियर है बात। जी था आपका कंडक्टेंस और जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, कंडक्टिविटी मिल जाती है कप्पा। ठीक है, अब आपको समझा दें कि अगर आपका मेटेलिक कंडक्टर होता था तो एल और ए, जैसे ये कॉपर का वायर है, इसकी लेंथ अगर 5 मीटर है तो एल ले लेते थे 5 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर है तो एरिया ले लेते थे इसका, है ना। लेकिन ये तो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में एरिया और एल कैसे लेंगे, तो वो देखते हैं। जैसे मान लो ये सेल है आपका, है ना, और इसमें सोल्यूशन आपका फिल है, और ये आपके इलेक्ट्रोड है ना। तो इन इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जो इलेक्ट्रोड लगाते हो इसमें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, और जो लेंथ ली जाती है वो लेते हैं इन इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। लिख लीजिए ये, एल हो गई डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। कंडक्टिविटी जो सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है, इसमें ए क्या लोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। और एल क्या हो गया आपका, सेल के बीच का, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस।
हो गया। कंडक्टिविटी अब निकाल सकते हैं। फिजिक्स में कोई प्रॉपर्टीज होती है उनको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, सुना आपने कहीं? वेक्टर वेक्टर में कहीं सुना होगा, कहीं तो सुना होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? पूरी 11 निकल गई, अभी तक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा। तो बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस को। हम्म यहाँ पे लाइन लिखी है, कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी बट रेजिस्टेंस इज नॉट। एडिटिव का क्या मतलब है? हम्म हम्म तो इन्होंने फिर अलग से पॉइंट क्यों लिखा है? ये फिर ये लिखना चाहिए कि जैसे रेजिस्टेंट एडिटिव है वैसे कंडक्टिविटी भी एडिटिव है। अच्छा, ओके। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मालूम है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने निकाला, कप्पा इज इक्वल टू एल आर ए, ये निकाला ना, है ना, या 1/r/L/A। अगर सॉल्यूशन कोई ऐसा हम ले लें कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए, या ये वाला सिस्टम सीजीएस में चलता है, तो सीजीएस में अगर हम बात करें तो एरिया हम ले लें 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ले लें 1 मीटर। तो अगर इस पूरे एल और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बन सकता है उस सोल्यूशन का। मैथ से नहीं समझ आता है तो बस इतना सोच लो, एल और ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा सोल्यूशन का, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग बोले किसी सोल्यूशन के कंडक्टेंस और उसके कप्पा के बारे में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि अगर सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो, उस सोल्यूशन का कितना लेते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हो, मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हो, तो उसका जो कंडक्टेंस होता है वही उसका क्या होता है, कंडक्टिविटी। अगर सोल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, इसका मतलब सोल्यूशन 1 ml अगर ले लिया तो उसका कंडक्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी के बराबर आ जाएगा। कंडक्टिविटी को डिफाइन करने का ये तरीका है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि आप बोर्ड में आपको डेफिनेशन लिखने को आती है। लास्ट स्लाइड नोट कर ली थी ना, कंडक्टिविटी की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें बिना इधर उधर किए। प्रॉपर डेफिनेशन आएगी तो प्रॉपर डेफिनेशन पे ही नंबर मिलेंगे, है ना। वैसे फॉर्मूला लिख के आप बोल सकते हो, लिख लीजिए। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज conductance of a solution, conductance of a solution of 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रैकेट में लिख लो 1 मीटर, 1 मीटर भी ले सकते हैं, एंड its area of electrode, its area of electrode 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लो, और 1 मीटर स्क्वायर भी ले सकते
और करके लिखना, ब्रैकेट में लिखो और 1 मीटर स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या बोला हमने, कंडक्टिविटी को क्या बोला, इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन L इज इक्वल टू क्या बोला था हमने, 1 सेंटीमीटर, या क्या लिया था 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर। तब जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोल दोगे, कंडक्टिविटी कप्पा। कोई समस्या? फॉर्मूला से कप्पा इज इक्वल टू ये लिखा है ना, L बाई आर ए, L बाई आर ए। अगर लेंथ रख दो 1 सेंटीमीटर और A रख दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख दो, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 रख दिया, ये R रख दिया, ये 1 रख दिया, तो 1 बाई आर आ गया, और 1 बाई आर क्या होता है, कंडक्टेंस। तो अगर लेंथ 1 मीटर ले रहे हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हो, तो जो उसका कंडक्टेंस होगा सेल का, उसको आप क्या कह सकते हो, उसकी कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत? हाँ, वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो आप क्या ले सकते हो, तब आप बोल सकते हो उसका जो कंडक्टेंस है उसी को क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी। वॉल्यूम से भी रिलेट करके इन्होंने लिखा तो होगा कुछ। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये भी लिख सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को 1 ml भी कहते हैं, 1 cc को ही बोलते हैं ना 1 ml। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सॉल्यूशन is called conductivity। खुश हैं आप? अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन इसके पहले हम लोग छोटू मोटू न्यूमेरिकल करेंगे। मोलर और इक्विवेलेंट अगली क्लास में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी सवाल करते हैं थोड़े से, इस पे छोटू मोटू सवाल कर लो, स्टार बना के पॉइंट भी लिख लो। Conductivity is a additive property, but resistance is not. Conductivity is additive property, but resistance is not. इसका वो निकालेंगे हम लोग, एक सेल वेल को लगाएंगे पैरेलल सीरीज में, तो इसकी बात करेंगे, है ना। चलो, कौन करेगा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन कौन निकालेगा, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कौन निकालेगा सवाल? अनन्या निकालेगी आज। आज तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता, हमेशा हम ही थोड़ी करते रहेंगे, है ना। आप लोग को भी तो अपने दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए कि नहीं। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या थी, सेल कांस्टेंट की यूनिट बोलो जल्दी।
सेल कांस्टेंट की यूनिट कांस्टेंट। आप तो ऐसे अरिंज आप ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार ये वर्ड सुना है। यहाँ पे हो तो देखो कॉपी में क्या है। शैतानी करा लो तुम लोगों से। चलो सवाल लिखो। यूनिट यूनिट डायमेंशन यूनिट। क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a column electrical resistance of a column of 0.05 mNaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 multiplied by 10 raised to power 3 ओम। रेजिस्टेंस दे रखा है किसी सेल का, उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। कॉलम का मतलब होता है वहां तक उस सॉल्यूशन की लेंथ दे रखी है कितनी 1 सेंटीमीटर, नहीं डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और डायमीटर से एरिया निकालेंगे। और आपका ये क्या दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर सॉल्यूशन की। क्या निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी तो अभी सिखाया नहीं है। निकालना है आपको सेल का रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी निकाल लो। मोलर कल निकाल, कल मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, 2 चीज आज निकाल लेते हैं कल। चलो सबके फॉर्मूला लगाओ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के और सॉल्व करने की कोशिश करो। रेजिस्टिविटी क्या थी, रो, रो क्या था, और दूसरा क्या निकालना है आपको, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की इनवर्स। तो कंडक्टिविटी कप्पा इज इनवर्स ऑफ, निकाल लो फटाफट। अब तो फॉर्मूला भी लिख दिया। कंसंट्रेशन की जरूरत मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तब पड़ेगी, वो अभी सिखाएंगे। डायमीटर से एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। डायमीटर से एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डायमीटर। डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, उसके हिसाब से निकाल लीजिए। लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर,
अब इतना छोटा सवाल नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही करोगे, फिर कुछ नहीं करोगे, जल्दी करो। क्या निकालने को बोला है मैंने? रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी तो आ रहा है 87.135 ओम सेंटीमीटर। हाँ, और कंडक्टिविटी आ रहा है कंडक्टिविटी तो 0.01148। सब सेंटीमीटर में लोगे ना? एटी 7.135 निकाले। चलो मैं निकालती हूँ, आप लोग के बस की नहीं। चलिए मैं निकालती हूँ। दीवा आंसर निकल रहा है, क्या कर रहे हो आप पीछे बैठ के? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल लगा दें। आर कितना दे रखा है? 5.55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर लगा दें। पाई इज 3.14, आर हो गया आपका 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एल लगा लो कितनी? 50, है ना? लगा लिया। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, 5 से कट कर देते हैं, 10 हो गया, ये हो गया 1.11, है ना? और कट कर लो इसको 10, तो 10⁻² हो गया। फिर ये करोगे तो ये 111 बन जाएगा, हटा दोगे तो 3.14 हो जाएगा और 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा ना? 0.25। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87.135 यूनिट आ रही है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर में ही निकाल लिया ना। 87.135 और रो निकालेंगे तो इसी का इन्वर्स कर कप्पा निकालेंगे तो इसी का इन्वर्स कर देंगे। फिर सॉल्व वॉल्व करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू 0.01148 आ रही है। सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये आया कि नहीं आया? रो आया कि नहीं? रो निकला कि नहीं? सबका सारांश रो निकला कि नहीं? इसका आंसर समझ में तो आ गया? आंसर आया या नहीं आया मैं ये पूछ रही हूँ। आंसर ही बोल रहे हैं। ये लगा देंगे ना तो इसका आंसर क्या मैं बता रही थी? ये आया। सीजीएस में लेंगे तो ओम और सेंटीमीटर में लेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसकी यूनिट को सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सिंपल सवाल था। पाई 3.14 लो क्यूब 22/7। फिर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो आंसर आ गया एग्जैक्ट। तुम लोग की शैतानी। 10 मिनट बचे हुए हैं,
बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो मोलर कंडक्टिविटी, और एक चीज समझ लो, इक्विवेलेंट कल आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा है ना। इतना सुंदर सवाल है। चलो अच्छा, इसी पे सवाल कर लो। हाँ, तो अब इसका सवाल निकल गया तो मैं क्या करूं? मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम से डिनोट करते हैं इसको, मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। हाँ, अब हम लैम्डा ही बोलते हैं, अब क्या करें, लैम्डा ही बोलते हैं तो क्या करें बताओ। चलो जल्दी से कर लेते हैं, 1 मिनट में मोलर कंडक्टिविटी। बहुत तेज करेंगे इसको, 1 सेकेंड भी नहीं लगाएंगे। बहुत बेकार है ये, डेफिनेशन लिखवानी पड़ेगी, लिखो चलो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी of a solution at a dilution V, dilution V का मतलब है वॉल्यूम उसका V ले रखा, at a dilution V is the conductance of all ions, conductance of the all ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution when electrodes are 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, and area of electrode is so large, इतनी बड़ी डेफिनेशन, area of electrode is so large that whole solution is contained between them. बहुत बेकार है यार ये तो, इतनी बड़ी डेफिनेशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसॉल्व होना चाहिए, 1 मोल। उसमें जितने भी आयन है उनका सबका कंडक्टेंस निकालना है। इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और सॉल्यूशन किस तरीके से, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है कि पूरा सॉल्यूशन जो है उसको कवर अप किया हुआ है ना, पूरा सॉल्यूशन उसमें इलेक्ट्रोड डिप्ड है। इलेक्ट्रोड का एरिया इतना है कि पूरा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डिप्ड है पूरा अच्छे तरीके से, है ना। तो पॉइंट्स क्या क्या याद रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी 1 मोल और वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब, है ना।
जल्दी से एक छोटू सा फॉर्मूला है लैम्डा एम का, लिख लेते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा 1000 lambda m is equal to kappa 1000 by m. m is molarity of the solution. फिर से क्या आ गई? मोलरिटी. lambda m is equal to kappa 1000 multiplied by molarity of the solution. ठीक है, खुश है? यानी कि कंडक्टिविटी में सॉल्यूशन के मोल्स कितने होने चाहिए? 1 मोल होने चाहिए। ठीक है, अब कंडक्टिविटी पे एक छोटा सवाल है, वो करें। प्यारे बच्चों सवाल सुन लो, आप सुन के ही कर दोगे, आप इतने तेज हो, आप सुन के कर। चलो क्वेश्चन सुनिए। अ कंडक्टिविटी सेल विथ 2 इलेक्ट्रोड, डार्क साइड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आर हाफ फिल्ड विद द इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड का मतलब है पानी खूब भरा हुआ, अच्छा खासा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम कितना कर दें हम लोग? डबल कर दें। बाई एडिंग मोर वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेल विल बी। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बोला है सेल के। सेल को बनाया है इस क्यूबिकल फॉर्म में, सेल को ऐसे क्यूब की तरह बनाया है। सेल की जितनी भी साइड्स हैं उसको 1 सेंटीमीटर रखा है। 1 सेंटीमीटर रखने का मतलब है जो इलेक्ट्रोड लगा रहे हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और उनके बीच की जो लेंथ हो गई, जो हम लोग लेते थे डिस्टेंस, वो भी 1 सेंटीमीटर है। यानी कि टोटल कितना ले रखा है आपने वॉल्यूम? 1 ml। अगर उसको पूरे को लो तो कितना बन जाएगा? 1 ml बन जाएगा, है ना। तो ए भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है और एल भी कितना रखना है? 1 सेंटीमीटर रखना है। आपको बोल रहे हैं कि वॉल्यूम को जस्ट डबल कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फॉर्मूला फर्क पड़ेगा वो आपको बताना है। लैम्डा एम का फॉर्मूला आपके सामने। डबल हो जाएगा कैसे? अच्छा देखो इसको निकालेंगे कैसे। इन्होंने बोल दिया है कि डाइल्यूशन जो है ना वो इनफाइनाइट है। डाइल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पानी मैक्सिमम जितना डाल सकते थे उतना डाल दिया है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, जैसे मान लो 100 मोल्स तुमने लिए हैं, तो 100 के 100 मोल्स सब डिसोसिएट हो जाएंगे। जितना पानी डालते जाएंगे, जितना डाइल्यूट करते जाओगे, सोल्यूशन सब डिसोसिएट होता जाएगा। तो पहले से ही आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रखा, अब वॉल्यूम डबल कर रहे हो। कंडक्टिविटी कभी भी तब बढ़ती है जब आयंस का नंबर बढ़ता है। कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब टूटने वाले आयंस का नंबर बढ़ेगा, तब कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में लिख रखा है, क्वेश्चन का जो कैच ऑफ द क्वेश्चन कहाँ है, इसमें लिखा है कहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन? डाइल्यूशन ही लिखा है ना। तो अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेते हो और इलेक्ट्रोलाइट है आपका वीक, तो वो ऑलरेडी क्या होगा? पूरा पूरा डिसोसिएट हो चुका होगा। तो अब अगर वॉल्यूम डबल करो, ट्रिपल करो, कितना भी कर दो, 100 गुना भी कर दो, तो आयंस का नंबर अगर 100 पहले से डिसोसिएट हो गए, 100 है, 100 डिसोसिएट हो गए, तो अब डिसोसिएट होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो कंडक्टेंस बढ़ेगा कैसे? ये कंडक्टेंस तो तभी बढ़ेगा ना जब आयंस का नंबर बढ़ेगा। तो आप लिखेंगे कि इसमें ऑप्शन आपको लगाना है सेम है। 4 ऑप्शन दिए, बढ़ेगा घटेगा नहीं निकाल सकते, और एक में दिया सेम, क्या हो जाएगा? सेम।
नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, लग नहीं रहा तुम लोग के 12th में पहुंच गए।